दोस्तों, डिफेंस इकोनॉमिक्स को समझने से पहले ये जान लीजिए कि इस साल के बजट में देश के डिफेंस सेक्टर पर खर्च करने के लिए 15% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बड़ा जंप है और मॉडर्नाइजेशन पर क्लियर फोकस को दिखाता है। अब सवाल ये है कि इसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर पड़ेगा और हमारी डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस, जॉइंटनेस और इंडिजनाइजेशन आदि को ये बजट कैसे मजबूत करेगा। So let's begin this conversation. Rajkumar Arora sir, welcome to this podcast, and let's begin with the very important question that how this 15% hike in defense spending will enhance the armed forces readiness as well as it will support the ongoing operations. जैसा कि मैंने बताया, इस वर्ष का जो कैपिटल आउटले है वो 2,19,000 करोड़ के आसपास है, जो लगभग 22% की वृद्धि है। और इसमें से भी 75% का जो आवंटन रखा गया है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए, लगभग 1,39,000 करोड़, और लगभग इसका भी 25% डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के लिए रखा गया है। तो इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बल दिया है आत्मनिर्भरता पर, आज के समय में आत्मनिर्भरता एक अनिवार्यता है, एक विकल्प नहीं है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, और इसी समय में, इसी अमृतकाल में घरेलू रक्षा उद्योग की जो हमारी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, हमारे डीपीएसयूज़ को और हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हमारी आयात पर निर्भरता में निरंतर कमी हो, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बूस्ट मिले और हमारी सप्लाई चेन्स को हम निरंतर बेहतर बना पाएँ। तो इसके लिए हमारी सैन्य क्षमताओं में जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट का प्रयास है, उसमें हमारा ये रक्षा बजट विशेष योगदान देगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं ने जो अभी किया था, उसमें उसके तुरंत बाद ये हमारा पहला बजट है। और ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में, उसके बैकग्राउंड में अभी कुछ विशेष खरीद भी की गई हैं, जिसमें कैपिटल में करीब 35,000 करोड़ से अधिक की खरीद इस वर्ष में की गई है, जो कि हमारी तीनों सेनाओं की कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। और इनको हमने फास्ट ट्रैक पर किया है और इनकी डिलीवरी अधिक से अधिक 12 महीनों में करने का प्रयास है। तो ये विशेष प्रयास जो किए गए हैं वो हमारी तीनों सेनाओं की कैपेबिलिटी को भी एनहांस करेंगे और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी एक बड़ा पुश देंगे। जी सर, कैपिटल आउटले को भी समझते हैं। इस वर्ष के बजट में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, इससे डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में कैसे तेजी आएगी? ये बहुत ही प्रासंगिक आपका प्रश्न है। जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद फास्ट ट्रैक पर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत हमने कैपिटल में लगभग 35,000 करोड़ रुपए और रेवेन्यू में लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। और जो अभी हमने रक्षा बजट में विशेषकर रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी की गई है, उससे एम्यूनिशन की खरीद, वेपन सिस्टम्स की खरीद, मिसाइल्स, रॉकेट्स, टैंक, इन्फेंट्री एम्यूनिशन और सप्लाई चेन, इन सबको बेहतर करने के लिए और हमारे प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, नेवल वेसल्स, इन सब की इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं और इन क्षेत्रों को विशेष पुश मिलेगा। साथ ही साथ जो इस समय का जो वारफेयर का सिनेरियो है, जो हमने सिंदूर में विशेष तौर से महसूस किया, उसके तहत यूएवीज, काउंटर ड्रोन सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर, इन आयामों में भी हमें जो प्रयास करने हैं, उसमें इस बार के जो डिफेंस बजट में प्रावधान किए गए हैं, उनसे इसमें मदद मिलेगी। जी, और सर लगातार ऑपरेशंस भी जारी हैं, ऐसे में ये बजट इक्विपमेंट, एम्यूनिशन और लॉजिस्टिक्स की अवेलेबिलिटी को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष का टोटल बजट हमारा लगभग 16% की वृद्धि के साथ हमें मिला है पिछले वर्ष की तुलना में। और जो भारत सरकार का लक्ष्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, सशक्त भारत और विकसित भारत का लक्ष्य है। और हमारा जो सबसे बड़ा इम्परेटिव है, जो ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी, यानी दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा, और हमारी सस्टेन्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी सैन्य क्षमता की निरंतरता और उसका निरंतर उन्नयन, इसके लिए रक्षा बजट के मुख्य उद्देश्य हैं हमारे ये।
और हमारी स्ट्रॉन्गर डिटरेंस होनी चाहिए। कैपिटल एसेट्स और उनके प्लेटफॉर्म्स का एक्विजिशन और उनकी मेंटेनेंस, ये हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। तो कैपिटल बजट की अगर हम हाइलाइट्स बताएं और उसमें जो प्राथमिकताएं बताएं, उसमें फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेवल वेसल्स, ड्रोन्स, मॉडर्न आर्टिलरी, साइबर डिफेंस सिस्टम्स, तीनों सेनाओं के लिए इनकी खरीद और संचार उपकरण, सर्वेलेंस, निगरानी के उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल, एयर स्ट्रिप्स का निर्माण, सड़कों का निर्माण, फास्टर मोबिलिटी, बेटर लॉजिस्टिक्स, इन सब के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में जो हमने प्रावधान किया है उससे हमारे प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को बेहतर करने में मदद मिलेगी, उनका डाउन टाइम कम होगा, उनकी अवेलेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की बेहतर होगी मिशन रेडी स्टेट के लिए, और जो सप्लाईज हैं और जो रिप्लेनिशमेंट किया जाना है उनको हम बेहतर गति से कर पाएंगे और अपनी तीनों सेनाओं को उनकी उपलब्धता हम बेहतर सुनिश्चित करा पाएंगे। ये हमारे मुख्य बिंदु हैं इस वर्ष के रक्षा बजट की, और विशेष तौर कैपिटल और रेवेन्यू में जो हम प्रयास कर रहे हैं। राइट सर। और इसी संदर्भ में ये हायर एलोकेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और जॉइंट ऑपरेशंस को कैसे सपोर्ट करेगा? भारत सरकार ने जो इस समय विशेष बल दिया जा रहा है, ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, यानी जय। तो जय पर जो इस समय बल दिया जा रहा है, उसके तहत जो ज्वाइंट स्टाफ के लिए बजट एलोकेट किया गया है, उसमें भी लगभग 30% से अधिक की बढ़ोतरी है, जो कि इफ़ेक्टिव इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस की दिशा में हमारे प्रयासों को मजबूत करेगी। जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, या शेयर्ड डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट होना है, जॉइंट प्लानिंग होनी है, और शेयर्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। साथ ही साथ ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हों, उसके लिए जो हमारा हायर एलोकेशन है वो बेहतर इंटीग्रेशन और जॉइंट ऑपरेशंस को तीनों सेनाओं के मध्य इस तरह से सपोर्ट करेगा। यस सर। और इसके साथ ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग पर सरकार का पूरा ध्यान है। ऐसे में कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशंस में बढ़ोतरी से कौन कौन से मुख्य प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ने की उम्मीद है? जैसा कि मैंने बताया कि इस बजट में सैन्य बलों के मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण को एक बहुत बड़ा पुश दिया जा रहा है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स एक्विजिशन के लिए पाइपलाइन में हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स, एरो इंजन्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, कॉवेट्स, सबमरीन्स, प्लेटफॉर्म्स और एयरक्राफ्ट हमारे भारतीय तटरक्षक के लिए, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सब वक्त की ज़रूरत है, मॉडर्न वॉरफेयर के लिए इनकी बहुत क्रिटिकल आवश्यकता है, और ये इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। यस सर। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करें तो उस पर भी मिनिस्ट्री का पूरा ध्यान रहता है, पर साथ ही इमीडिएट रेडीनेस और फ्यूचर कैपेबिलिटीज़, ये दोनों पहलू भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे में डिपार्टमेंट अर्जेंट ऑपरेशनल नीड्स और लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जो हमारी सेनाओं की प्राथमिकताएं हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके जो लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी गोल्स हैं, उनको पहले निर्धारित किया जाता है। उसके बाद उनका बहुत ही सावधानी से प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है, और फिर उनकी हम एक फेज मैनर में स्पेंडिंग प्लान करते हैं, और उसका एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में ओवरसाइट किया जाता है। अब ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, और इसमें संतुलन हमें बनाना पड़ता है कि फिस्कल स्पेस कितना अवेलेबल है हमारे पास, हम प्रतिवर्ष कितना कैश फ्लो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ईयर वाइज कैश फ्लो। अब उसमें भी हमारी कमिटेड लायबिलिटीज़ कितनी हैं वो पहले देखना होता है, और उसके बाद हम अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान्स और नई स्कीम्स के लिए कितना पैसा हम निकाल सकते हैं वो देखना पड़ता है। तो ये एक निरंतर इटरेटिव प्रोसेस है, और इसमें हमारी तीनों सेनाओं की क्रिटिकल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो, और जो फिस्कल स्पेस की अवेलेबिलिटी है, इसमें एक संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है और बहुत ही संतोष है कि इस वर्ष का जो हमारा रक्षा बजट है वो जीडीपी के लगभग 2% के बराबर है, और इसको मैं अपनी तरफ से ये समझता हूँ कि पर्याप्त है। और जो बढ़ोतरी इस बार हमें मिली है रक्षा बजट में, वो पिछले कई वर्षों की तुलना में शायद सबसे अधिक बढ़ोतरी इस बार मिली है। और इससे हमारा जो इंडिजिनस
और डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम है वो उसको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और इसके चलते एक और हमें फ़ायदा होगा कि जब हमारा डिफेंस इकोसिस्टम डोमेस्टिक हमारा जब बढ़ता है, विकसित होता है, तो हमें मॉडर्नाइजेशन के लिए और भी हमें स्पेस मिलता है। मॉडर्नाइजेशन के जो हमारे इम्परेटिव्स हैं उसमें हमें इस आयाम से भी हमें सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि हम इन चुनौतियों का एक बेहतर तालमेल और बेहतर संतुलन के साथ सामना कर पाएंगे। राइट सर। और इसके साथ ही साथ डिफेंस में इंडिजनाइजेशन और आत्मनिर्भरता पर बढ़ते फोकस के मद्देनज़र इसे और मजबूती देने के लिए कौन से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स या अप्रोचेस सबसे ज़रूरी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 75% हमारे कैपिटल एक्विजिशन बजट का इस बार डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। और साथ ही साथ जो रक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता है डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक बड़ा पुश देने की, और प्रयास ये हो रहा है कि हम लगभग 30,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट इस वर्ष तक का हमारा लक्ष्य रहे, और बल्कि 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी DRDO को जो हमें पिछली बार हमें 2025-26 में आवंटन मिला था वो लगभग 26,800 करोड़ था। वो इसको भी बढ़ा करके इस वर्ष 2026-27 के लिए 29,100 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। और कैपिटल बजट में भी DRDO के लिए भी अच्छी बढ़ोतरी मिली है और 17,000 करोड़ से अधिक का मिला है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि इस बजट में जब हमें वांछित वृद्धि मिली है तो एक कैपिटल फंडिंग हमें एश्योर्ड और प्रेडिक्टेबल मैनर में मिल रही है, जो इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। और इंडस्ट्री के लिए हमारे ऑर्डर्स की लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी जब सामने आती है तो उनको अपने प्रोडक्शन को, अपनी रिसर्च को प्लान करने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे वेंडर्स को, सप्लायर्स को समय पर पेमेंट मिले और जिससे उनका कैश फ्लो इम्प्रूव करे। साथ ही साथ MSMEs को जो हमने पेमेंट्स करने हैं उनको भी हम समय पर भुगतान करें ताकि उनका भी कैश फ्लो इम्प्रूव हो, उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाए और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री और भी कॉम्पिटिटिव हो जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ हमारा मंत्रालय पेमेंट और प्रोक्योरमेंट में भी रिफॉर्म्स के प्रयास कर रहा है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि हमारा DPM 2025 अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। साथ ही साथ हमारा CGDA ऑफिस भी संपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कोशिश ये हो रही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हम और अधिक बढ़ाएं, अपने वेंडर्स को और से और अधिक सहूलियतें दें और अधिक प्रेडिक्टेबल और एश्योर्ड हम फंडिंग रखें उनके लिए, और R&D के डेवलपमेंट में भी हम विशेष प्रयास करें। इसके साथ ही साथ जो और रिफॉर्म्स चल रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हमारा जो 2020 में जारी हुआ था उसको भी रिवाइज करने का प्रयास चल रहा है। उसको हम अधिक फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोसीजर्स को, ताकि हम अपने DAP को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक्विजिशन यानी खरीद में जो समय लगता है वो और भी कम हो सके, हमारा एक्विजिशन और भी अधिक पारदर्शी हो, डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट हो जाए और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, स्टार्टअप हैं, MSMEs हैं, उनको हम विशेष अवसर दे सकें। इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, जो हमने फील्ड कमांडर्स को वित्तीय शक्तियां जो डेलीगेट कर रखी हैं, उनको भी हम रिवाइज करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं आगे, ताकि डिसीजन मेकिंग हमारी और भी फास्ट हो और भी द्रुत गति से हो, और हमारे जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो हमारे फील्ड कमांडर्स हैं, उनको हम और भी अधिक एम्पावर कर सकें। तो ये विशेष रिफॉर्म्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय में माननीय रक्षा मंत्री जी निरंतर इस दिशा में हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं और हमें गाइडेंस भी दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स भी आपको जल्दी ही दिखेंगे। पिछले वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स हमने मनाया है, उसमें DPM नया जारी हुआ है और वो रिफॉर्म थमे नहीं हैं, वो रिफॉर्म निरंतर अग्रसर हैं और निरंतर गतिशील हैं।
जी। और अंत में सर, स्ट्रॉन्ग डिफेंस इकोनॉमिक्स कैसे नेशन बिल्डिंग को तेज कर सकती है और इंडिया के 2047 तक विकसित भारत बनने के विजन को पूरा करने में मदद कर सकती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि डिफेंस इकोनॉमी एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। आज जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रयास ये है कि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी से आगे बढ़े, हम प्रोडक्शन लेड इकोनॉमी की तरफ। आयात निर्भर व्यवस्था हमारी जो पहले चल रही थी उससे हम उत्पाद की ओर बढ़ें, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। हमने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक लगभग 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का, उसको यदि हम उसकी दिशा में जब हम प्रयास करते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, व्यापार घाटे में कमी होगी और एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रांग भारत एक विश्वसनीय ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर बन के उभरेगा। अब डिफेंस इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब डिफेंस का जो स्पेंडिंग है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है और इससे जो ग्रोथ जनरेट होती है वो सिर्फ डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं रहती है, वो डिफेंस के बियॉन्ड भी उसका असर आता है। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको एक बल मिलता है, उनका भी सशक्तिकरण होता है और साथ ही साथ जो डिफेंस R&D है उससे AI के फील्ड में, साइबर के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, प्रोपल्शंस, इन सब पर भी जब रिसर्च की जाती है, जब अवसर दिए जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट, जो प्रभाव आता है वो साथ ही साथ सिविल सेक्टर्स में भी आता है, जैसे कि टेलीकॉम में, सेमीकंडक्टर में, क्लीन एनर्जी में, इन सब तक इनका प्रभाव जाता है। अब ये यहीं तक सीमित नहीं रहता, इससे नए नए रोजगार के अवसर बनते हैं और कौशल उन्नयन के अवसर बनते हैं। हमारे इंजीनियर्स की, साइंटिस्ट की और टेक्नीशियंस की डिमांड बढ़ती है, क्वालिटी जॉब्स के अवसर आते हैं और ह्यूमन कैपिटल को बल मिलता है, इनोवेशन को बल मिलता है। तो ये जो डिफेंस इकोनॉमिक्स की बात है, ये विकसित भारत के लिए जो हमें एक सशक्त और सुरक्षित भारत चाहिए, उसमें इकोनॉमिक इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर पैदा करेगी। इसके संदर्भ में मैं एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ संक्षेप में कि इस बार का जो भारत का रक्षा बजट है वो विकास, रोजगार, नवाचार, निर्यात और स्ट्रैटेजिक स्वायत्तता परक है। इस दिशा के पहलू को अगर हम देखें तो ये एक बहुआयामी बजट है जो हमारे राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा और विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर होगा, एक नींव की ईंट सिद्ध होगा।